5 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में शी जिनपिंग के सामने बैठे थे, और जब शी ने उनसे सीधा पूछा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या अमेरिका उसकी रक्षा करेगा, तो ट्रंप ने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करता। 3 शब्द, बस इतना ही ताइवान को मिला, 3 शब्द। और उन 3 शब्दों ने दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। उन 3 शब्दों ने 23 करोड़ लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया, और उन 3 शब्दों ने शी जिनपिंग को वो दे दिया जो वो सालों से चाहते थे, अमेरिका की चुप्पी। लेकिन ये कहानी सिर्फ 3 शब्दों की नहीं है। ये कहानी उस पूरी शतरंज की बिसात की है जो शी जिनपिंग ने पिछले कई सालों में बड़े धैर्य के साथ बिछाई है। ये कहानी उस रणनीति की है जिसमें चीन ने एक चाल सोच समझ कर चली और अमेरिका एक एक करके उस जाल में फंसता चला गया। और ये कहानी उस छोटे से द्वीप की है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के बीच पिसता नजर आ रहा है। तो चलिए शुरू से समझते हैं, ताइवान क्या है, यह इतना अहम क्यों है, ट्रंप बीजिंग क्यों गए, वहाँ क्या हुआ, और आज की तारीख में शी जिनपिंग के पास सच में कितने पत्ते हैं। ताइवान एक छोटा सा द्वीप है, ताइवान जल संधि के उस पार, जो चीन के तट से महज 180 किलोमीटर दूर है। आकार में यह भारत के किसी मझोले राज्य जितना है, आबादी सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख, लेकिन इसकी भौगोलिक और आर्थिक अहमियत किसी महाशक्ति से कम नहीं। ताइवान दुनिया के सबसे उन्नत अर्धचालक यंत्र, यानी वो सूक्ष्म चिप्स जिन पर सारी आधुनिक तकनीक टिकी है, उनका निर्माण करता है। ताइवान की एक कंपनी दुनिया के सबसे आधुनिक चिप्स का 90% से ज़्यादा उत्पादन करती है। दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां ताइवान पर निर्भर हैं। अगर ताइवान चीन के कब्जे में आ जाए तो दुनिया की तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला रातों रात चरमरा जाएगी। अमेरिका की कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़, उसकी सैन्य तकनीक, उसकी आर्थिक श्रेष्ठता, सब कुछ एक झटके में हिल जाएगी। यही वजह है कि ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये दुनिया का सबसे महंगा भू राजनीतिक दांव है। 1949 में जब चीन में गृह युद्ध हुआ और माओ त्से-तुंग की साम्यवादी पार्टी ने सत्ता हासिल की तो राष्ट्रवादी सरकार भागकर ताइवान चली गई। तब से बीजिंग का दावा है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ताइवान ने खुद को एक स्वतंत्र लोकतंत्र के रूप में विकसित किया। अमेरिका ने 1979 में एक कानून पास किया जिसके तहत वो ताइवान को हथियार बेचता है और यह सुनिश्चित करता है कि चीन उसे बलपूर्वक हड़प न सके। लेकिन अमेरिका ने कभी यह नहीं कहा कि वो ताइवान की सैन्य रूप से रक्षा करेगा। यही रणनीतिक अस्पष्टता की नीति है, जानबूझकर अस्पष्ट रहो ताकि दोनों पक्षों को संयमित रखा जा सके, और इसी अस्पष्टता का फायदा शी जिनपिंग आज उठा रहे हैं। अब बात करते हैं उस शिखर बैठक की जो 14 और 15 मई को बीजिंग में हुई। ट्रंप तस्करी, लेकिन शी जिनपिंग के पास एक ही विषय था, ताइवान, और उन्होंने ये बात छुपाई नहीं। जैसे ही बैठक शुरू हुई, शी ने सीधे कहा कि ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अगर इसे सही तरीके से ट्रंप चुप रहे। व्हाइट हाउस के जो आधिकारिक बयान जारी हुए बैठक के बाद, उनमें ताइवान का जिक्र एक बार भी नहीं था, एक बार भी नहीं। दूसरी तरफ ट्रंप प्रतिक्रिया दे रहे थे। शी के पास एक स्पष्ट दृष्टि था, ट्रंप के पास एक सौदा करने की चाहत थी, और यही वो क्षण था जब कई विश्लेषकों ने कहा शी जिनपिंग के पास सारे पत्ते हैं। लेकिन शी के पास पत्ते कैसे आए? ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक लंबी और सोची समझी रणनीति का नतीजा है। पहला पत्ता, ईरान युद्ध। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। यह युद्ध ट्रंप के अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा खिंच गया। होर्मुज की खाड़ी बंद हो गई, तेल के दाम आसमान छू गए, अमेरिका की सैन्य शक्ति और संसाधन खिंचते चले गए। और इस पूरे वक्त चीन ने क्या किया? चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन ने चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत की। अब अगर अमेरिका को ईरान मोर्चे पर चीन की मदद चाहिए, चाहे वो युद्ध विराम हो, कूटनीतिक दबाव हो या तेल आपूर्ति, तो उसे चीन को कुछ देना होगा, और चीन जानता है कि वो क्या मांगेगा। दूसरा पत्ता, दुर्लभ खनिज। चीन के पास दुनिया के दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। ये वो पदार्थ हैं जिनके बिना बिजली से चलने वाली गाड़ियां नहीं बनती, उन्नत हथियार नहीं बनते, अर्धचालक यंत्रों का निर्माण नहीं होता। व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाए, और ट्रंप को पता है कि अगर चीन ने इन्हें पूरी तरह बंद कर दिया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों को भारी नुकसान होगा। इसलिए जब शी बैठक में बोले कि दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति जारी रखेंगे, तो यह एक अनकहा सौदा था, और हर अनकहे सौदे की एक कीमत होती है। तीसरा पत्ता, ट्रंप की सौदेबाजी वाली सोच। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि जब कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वो आसानी से उनकी तरफ खींच जाते हैं। शी ने यह मनोवृत्ति बखूबी समझी है। ट्रंप के बीजिंग पहुंचते ही उनका शाही स्वागत हुआ। सैन्य गार्ड बच्चे हाथों में अमेरिकी और चीनी झंडे लेकर खड़े थे। भव्य रात्रि भोज, हाउस आने का आमंत्रण दिया। यह सब वातावरण शी ने जानबूझकर बनाया था। जब माहौल इतना उष्ण और मैत्रीपूर्ण हो तो कठोर वार्ता मुश्किल हो जाती है, और शी जानते थे यह। चौथा पत्ता, ताइवान के हथियारों का सवाल।
अमेरिका ने दिसंबर 2025 में ताइवान को $11 अरब से भी ज़्यादा के हथियार बेचे थे। ये एक रिकॉर्ड था। अमेरिकी संसद ने जनवरी 2026 में $14 अरब का एक और हथियार पैकेज पहले से स्वीकृत कर दिया था, जिसमें उन्नत प्रक्षेपास्त्र और मिसाइल रोधी प्रणालियाँ शामिल थीं। लेकिन ट्रंप ने इस पैकेज को आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं किया और बीजिंग से लौटने के बाद जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं यह दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता। ये वाक्य ताइवान के लिए तो वो असल में यह कह रहे हैं कि यह प्रतिबद्धता अब सौदे का हिस्सा बन सकती है और शी को बस यही चाहिए था। अब ज़रा सोचिए ताइवान की स्थिति से। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने पिछले साल अभूतपूर्व सैन्य आधुनिकीकरण शुरू किया था। ताइवान की विधानसभा ने $25 अरब का अतिरिक्त रक्षा बजट पास किया। ताइवान इस डर से हथियार खरीद रहा है, अपनी सेना मजबूत कर रहा है कि अगर कल चीन हमला करे तो वो अकेला खड़ा रह सके। लेकिन जब उनका सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका ये कहे कि हम 15,500 किलोमीटर दूर जाकर युद्ध नहीं करना चाहते, तो ताइवान के नेताओं के दिल पर क्या गुजरती होगी। ताइवान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा कि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र अस्थिरता का कारण है। उन्होंने कहा कि उस कानून के तहत हथियारों की बिक्री सिर्फ एक व्यावसायिक लेन देन नहीं है, ये अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धता का इजहार है। ये एक तरह की गुहार थी, एक छोटे देश की गुहार जो अपने सबसे बड़े मित्र की तरफ देख रहा है और पूछ रहा है, क्या तुम अभी भी हमारे साथ हो। और वॉशिंगटन से जो जवाब आया वो था, अमेरिका की नीति अपरिवर्तित है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहा, लेकिन यह एक कूटनीतिक उत्तर था। असली सवाल यह नहीं था कि नीति क्या है, असली सवाल यह था कि ट्रंप की मंशा क्या है। और मंशा का पता तब चलता है जब शब्दों और कार्यों में फ़र्क होता है। विदेश नीति के जानकारों ने इस पूरी शिखर बैठक का एक बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग सिर्फ ट्रंप को नहीं बल्कि ताइवान की जनता को भी संदेश दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ताइवान के लोगों के मन में यह संदेह पैदा हो कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि जब किसी देश की जनता को यह लगने लगे कि उनका सबसे बड़ा रक्षक साथ नहीं है, तो उस देश में एक अलग तरह की राजनीतिक ऊर्जा बनती है। एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है शायद चीन के साथ बात करना ही बेहतर है। और शी पहले से 2028 के ताइवान राष्ट्रपति चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। यह है लंबा खेल। शी को कल ताइवान पर हमला नहीं करना, उन्हें ताइवान को धीरे धीरे अलग थलग करना है और स्पष्टता खींचो। हर सौदे में ताइवान के हथियारों को मोल भाव का हिस्सा बनाओ। हर बार ट्रंप को यह महसूस तनाव है, ताइवान उकसावा करता है, ताइवान लापरवाह है, ताइवान शांति में बाधा है। ये कथा शी ने बड़ी चालाकी से बनाई है और ट्रंप ने इस कथा को लगभग स्वीकार कर लिया जब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि चीन भी शांत हो और ताइवान भी। दोनों को ठंडा पड़ना चाहिए, दोनों को ठंडा पड़ना चाहिए, जैसे दोनों बराबर के दोषी हों। जैसे ताइवान की स्वतंत्रता की चाहत और चीन की सैन्य धमकी दोनों एक ही स्तर की समस्या हों। ये नैतिक समानता एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बदलाव है और इसे विश्लेषकों ने ध्यान से देखा। विशेषज्ञों ने कहा कि बीजिंग ने शिखर बैठक से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि ताइवान उनका केंद्रीय विषय, एक केंद्रित विषय होता है, दूसरे के पास अनेक प्राथमिकताएं, तो केंद्रित विषय वाला हमेशा ज़्यादा हासिल करता है। एक अमेरिकी समाचार संस्थान ने इस पूरी स्थिति को एक वाक्य में समेटा, शी ट्रंप के ऊपर ताइवान को दबाव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और यह दबाव सिर्फ शब्दों में नहीं, कार्यों में भी दिख रहा है। चीनी सरकारी मीडिया ने शिखर बैठक की हर बात को उत्साहपूर्वक प्रचारित किया। ट्रंप की प्रशंसा, दोनों देशों के बीच सहयोग की बातें, लेकिन ताइवान के बारे में जो कुछ भी हुआ उसका कोई जिक्र नहीं। विश्लेषकों ने कहा कि यह चुप्पी इस बात का संकेत है कि चीन को ताइवान पर ट्रंप के जवाब पसंद नहीं आए, या फिर चीन नहीं चाहता कि उसकी जनता को पता चले कि अमेरिका ने कुछ दृढ़ता से भी कहा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ने सच में समर्पण कर दिया? क्या ताइवान को अमेरिका ने छोड़ दिया? जवाब उतना सरल नहीं है। एक तरफ देखें तो ट्रंप ने दिसंबर 2025 में ताइवान को $11 अरब से ज़्यादा के हथियार स्वीकृत किए। ये रिकॉर्ड था। अमेरिकी संसद ने ताइवान से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप सरकार ने ताइवान को छापामार युद्ध की तैयारी के लिए हथियार पैकेज दिया, जिससे चीन बेहद नाराज़ था। ये सब अभी भी रिकॉर्ड की सुरक्षा की गारंटी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने लंबित $14 अरब के हथियार पैकेज को अदर में लटका दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते। और सबसे यह रणनीतिक अस्पष्टता है, लेकिन एक नई, ज़्यादा खतरनाक किस्म की। पहले की अस्पष्टता दोनों पक्षों को संयमित रखती थी, लेकिन अब जो अस्पष्टता है वो चीन को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि जब एक आक्रामक शक्ति को यह नहीं पता कि दूसरा पक्ष किस हद तक जाएगा, तो वो गलत अनुमान लगा सकती है। और ताइवान जल संधि में गलत अनुमान का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष। एक प्रमुख अमेरिकी पत्रिका ने एक और बात की तरफ इशारा किया जो बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान युद्ध ने अमेरिका के उन्नत हथियारों का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। उन्नत प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल रोधी प्रणालियाँ, सटीक निर्देशित गोला बारूद, इनके भंडार खाली हो गए हैं।
अगर कल ताइवान जल संधि में कोई टकराव होता है तो अमेरिका के पास वो सैन्य क्षमता नहीं होगी जो कुछ साल पहले थी। शी जिनपिंग इस कमजोरी को जानते हैं और वो इसे अपने हिसाब में रख रहे हैं। अर्धचालक यंत्रों की बात करें तो ये पूरी कहानी का सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सा है। ट्रंप जिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में जीतना चाहते हैं, जिन तकनीकी कंपनियों के मुखियाओं को वो बीजिंग ले गए थे, ये सब ताइवान पर निर्भर हैं। अगर ताइवान चीन के नियंत्रण में जाए तो अमेरिका की तकनीकी महत्वाकांक्षा रातों रात खत्म हो जाए। और फिर भी ट्रंप ने ताइवान की सुरक्षा को व्यापार वार्ता का हिस्सा बनाने का संकेत दिया। ये एक ऐसी विडंबना है जो शायद इतिहास की किताबों में दर्ज हो। तो क्या शी के पास सारे पत्ते हैं? लगभग, लेकिन लगभग एक बड़ा शब्द है। शी के पास दबाव है, दुर्लभ खनिज, ईरान, व्यापार शांति, ट्रंप की सौदेबाजी वाली मनोवृत्ति। शी के पास धैर्य है, वो ताइवान को बलपूर्वक नहीं, धीरे धीरे कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव से हासिल करना चाहते हैं। शी के पास एक कथा है, ताइवान उकसावा करता है, चीन सिर्फ अपना हिस्सा वापस मांग रहा है। लेकिन शी के सामने भी कुछ बाधाएं हैं। अमेरिकी संसद दोनों प्रमुख दलों से ताइवान के पक्ष में है। वह कानून जो 1979 में बना, वो कानूनी रूप से अमेरिका को ताइवान को हथियार देने के लिए बाध्य करता है। 10 सीनेटरों ने खुलकर ट्रंप की ताइवान नीति की आलोचना की। यहाँ तक कि ट्रंप के अपने विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी नीति अपरिवर्तित मजबूत है। ताइवान खुद भी अब ज़्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। $25 अरब का रक्षा बजट, छापामार युद्ध की तैयारी, अपनी स्वयं की प्रक्षेपास्त्र क्षमताएं। ताइवान अब उतना असहाय नहीं जितना चीन चाहता है। और फिर जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये सब देख रहे हैं। अगर अमेरिका ताइवान को छोड़े तो इन सभी देशों में यह संदेश जाएगा कि अमेरिकी सुरक्षा गारंटियां भरोसेमंद नहीं हैं। और तब या तो ये देश खुद परमाणु हथियारों की तरफ जाएंगे या चीन के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। दोनों ही स्थितियां अमेरिका के लिए विनाशकारी हैं और वॉशिंगटन के रणनीतिकार ये जानते हैं। तो ये खेल कहाँ जाएगा? अगले कुछ हफ्तों में ट्रंप को $14 अरब के ताइवान हथियार पैकेज पर निर्णय लेना है। यह निर्णय एक संकेत होगा, दुनिया के लिए, ताइवान के लिए, चीन के लिए। अगर ट्रंप ने स्वीकृति दी तो संदेश ये होगा कि शिखर बैठक के बावजूद अमेरिका ताइवान के साथ है। अगर ट्रंप ने देरी की या अस्वीकार किया तो यह शी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, बिना एक भी गोली चलाए। सितंबर में शी को व्हाइट हाउस आना है, तब तक और भी बहुत कुछ होगा। ईरान युद्ध का परिणाम, व्यापार सौदे की प्रगति, तकनीकी वार्ता, इन सभी के बीच ताइवान एक शतरंज के मोहरे की तरह चलता रहेगा। और ताइवान के 2,30,00,000 लोग जो अपनी चुनी हुई सरकार के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, वो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी सौदा होता है उसमें उनका भविष्य बिका नहीं जाता। ये कहानी सिर्फ ताइवान की नहीं है। ये कहानी इस बारे में है कि 21वीं सदी में शक्तिशाली देश कैसे बाकी देशों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी इस बारे में है कि जानबूझकर स्पष्ट रहने की नीति एक समझदारी है या एक कमज़ोर बहाना। और ये कहानी इस बारे में है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, वो अमेरिका, और दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही चीन स्टॉक के बीच जब सौदा होता है तो उस सौदे की कीमत कौन चुकाता है। 5 दिन पहले ट्रंप ने कहा था, मैं इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन दुनिया इस बारे में बात कर रही है, ताइवान इस बारे में बात कर रहा है और इतिहास इसे दर्ज कर रहा है। 3 शब्द, और उन 3 शब्दों की कीमत शायद आने वाले दशकों में चुकानी पड़े। कुल शब्द लगभग 3000, फिर भाषा, शुद्ध हिंदी प्रारूप वॉइस ओवर के लिए तैयार।